ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज आपको डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आपको कहानियां कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम सौरभ है। ये बात है उस वक्त की जब मेरी जो छुट्टियां थी वो खत्म हुई थी और मैं अपने गांव से वापस शहर आ रहा था। जब मैं अपने गांव से शहर वापस आ रहा था तो उस वक्त मुझे ट्रेन से सफर करना था, इसलिए मैं अपने गांव के जो रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। मेरी जो ट्रेन थी वो रात के 9 बजे की थी और मैं तकरीबन 8:30 बजे ही रेलवे स्टेशन पर आ गया था। मुझे लगा था कि 9 बजे तक तो ट्रेन आ ही जाएगी, लेकिन उस रात जो ट्रेन थी वो लेट हो गई थी। धीरे धीरे वो जो रेलवे स्टेशन था वो खाली होने लगा था और मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था। वहाँ के सुनसान माहौल से मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि मेरे अलावा वहाँ रेलवे स्टेशन पर कोई नहीं था। धीरे धीरे करते करते रात के 10 बज गए और पूरा जो रेलवे स्टेशन था वो खाली हो गया। जो बचे खुचे लोग थे वो वहाँ से चले गए और मैं अकेला वहाँ बैठा रहा। मैं बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि जल्द से जल्द ट्रेन आ जाए और मैं वहाँ से निकलूं। लेकिन न जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ था, ट्रेन जो थी वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे 10:15 हो गए और मुझे प्यास लगने लगी। मुझे प्यास लगी तो मैंने सोचा कि चलो पानी पी लिया जाए, इसलिए वहाँ एक वाटर पॉइंट पे मैं गया और मैंने पानी का जो नल था उसे खोला। मैं पानी पीने लगा। पानी पीते पीते जब मेरी प्यास बुझी तब मैं वापस से नलके को बंद करके वापस से जहां मैं बैठा हुआ था वहीं की ओर अपने कदम बढ़ा ही रहा था। तभी मुझे पीछे से वापस से पानी गिरने की आवाज़ आई और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तब मैंने देखा कि वो जो पानी का जो नल था वो खुला हुआ था और उसमें से पानी बह रहा था। और ये बात काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी क्योंकि मैंने पानी पीने के बाद उस नल को बंद कर दिया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मेरे को वहम हुआ है, इसलिए मैं पानी का जो नलका है उसे बंद करना भूल गया हूँ और मुझे लग रहा है कि मैंने पानी का नलका जो था उसे बंद कर दिया था। और यही सोचते हुए मैंने पानी के नलके को वापस से बंद किया और वहाँ से जहाँ बैठा हुआ था वहाँ वापस चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आने लगी, लेकिन मेरी ट्रेन जो थी वो मुझे पता था कि किसी भी वक्त आ सकती है, इसलिए मैं झपकी लेने से भी डर रहा था। मैंने तभी वहां पास में लगी हुई घड़ी को देखा तो उस घड़ी का जो कांटा था वो तेजी से घूम रहा था, जो कि काफी ज्यादा डरावना था। मैं उस घड़ी की तरफ बढ़ा और धीरे धीरे उस घड़ी की तरफ कदम बढ़ाने लगा तो अचानक से वो घड़ी वापस से स्लो हो गई और वापस से उसकी जो रफ्तार थी वो पहले की तरह नॉर्मल हो गई। और फिर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तब मुझे घड़ी की टिक टिक जोर जोर से सुनाई देने लगी और जैसे ही मैंने घड़ी में वापस देखा तब मैंने देखा कि वो कांटा काफी स्पीड में घूम रहा है। ये नज़ारा देखकर जो मेरा शरीर था वो पसीने से भीग चुका था। वो सर्दी का मौसम था लेकिन जो मेरी शर्ट थी वो पसीने से गीली हो गई थी। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। तभी वहाँ पर ट्रेन जो है वो आ गई और मैंने चैन की सांस ली। मैंने अपना लगेज उठाया और वापस से बिना कोई देर किए ट्रेन में चढ़ गया। मैंने अपनी टिकट को देखा और जो मेरी सीट थी उधर बैठ गया। मेरे को जब लोगों ने टेंशन में देखा तब उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर भाई बात क्या हुई है, लेकिन मुझे बताने में भी अजीब सा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई मेरा यकीन करेगा या नहीं करेगा, इसलिए मैंने उस बात को टाल दिया। लेकिन जब ट्रेन वहां से चल रही थी तब मेरी नज़र वापस से घड़ी की तरफ गई और मैंने देखा कि वो घड़ी का जो कांटा था वापस से तेजी से घूम रहा था और वो जो पानी का नलका था वो वापस से खुल चुका था और उसमें से पानी बह रहा था। और उसी वक्त जो ट्रेन थी उसने रफ्तार पकड़ ली और ट्रेन वहां से चल दी। लेकिन ये जो घटना थी ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना थी
और आज भी जब मैं इस घटना को याद करता हूँ तब मेरे पसीने छूटने लगते हैं और मैं यही सोचता हूँ कि उस रात उस रेलवे स्टेशन पे जो मेरे साथ हुआ था वो क्या था। क्या उसके पीछे किसी आत्मा का हाथ था या कोई बुरी शक्ति थी जो कि मुझे डराना चाहती थी। लेकिन मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उस दिन कुछ भी नहीं हुआ और मैं सही सलामत शहर वापस आ गया। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने उस रेलवे स्टेशन का मुंह देखना भी पसंद नहीं किया और जब भी मैं अब अपने गांव से वापस आता हूँ तब मैं बस से आ जाता हूँ। रेलवे स्टेशन वहाँ का मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरा नाम संजय है। मैं अक्सर सफ़र करता रहता हूँ और ज़्यादातर ट्रेन से ही मेरा सफ़र जो है वो तय होता है। लेकिन एक रात जब मैं रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था और मेरी ट्रेन आई तो उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो सोचते ही आज भी मेरा जो दिल है वो घबरा जाता है। असल में बात उस वक्त की है जब मैं रात के वक्त रेलवे स्टेशन पर था और ट्रेन आई। जब मेरी ट्रेन आई तब मैं तुरंत से बोगी में चढ़ गया। लेकिन उस वक्त जब मैंने बोगी को देखा तो बोगी पूरी खाली पड़ी हुई थी और जब मैंने ये देखा कि बोगी पूरी खाली है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है। मैं एक सीट पर बैठ गया और बाहर का नज़ारा देखते हुए अपने फ़ोन में गाने प्ले करके सुनने लगा। उस वक्त मैंने अपने जो ब्लूटूथ हेडफोन्स होते हैं उन्हें पहन रखा था और गाने सुन रहा था। गाने सुनते सुनते रास्ता कट ही रहा था तभी अचानक से गाना जो था वो बंद हो गया और मेरे हेडफोन्स में कुछ आवाज़ आने लगी। आज तुम्हारी आखिरी रात है, आज तुम मारे जाओगे। जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी तब मैंने अपने फ़ोन को खोल के देखा। तब मैंने देखा कि जो गाना था वो पॉज हो गया था। मुझे लगा कि शायद ये कोई मेरा वहम है, इसलिए मैंने गाने को वापस से प्ले किया और वापस से सुनने लगा। कुछ मिनट्स बाद वापस ही गाना पॉज हो गया और तभी मेरे कानों में वही आवाज़ आई, आज तुम्हारी आखिरी रात है, आज तुम मारे जाओगे। और जैसे ही मैंने ये आवाज़ सुनी तब मैं पसीने से भीग गया और मैंने गाना जो था उसे बंद कर दिया और हेडफोन्स को उतार कर सीधा बैठ गया। मैंने आसपास देखा तो पूरी बोगी खाली थी और मैंने खिड़की के बाहर देखा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि एक औरत थी जो कि ट्रेन के साथ साथ चल रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ट्रेन का पीछा कर रही थी। वो हवा की तरह तेज थी। वो एक जगह से गायब होती थी तो मुझे दूसरी जगह दिखती थी। वो इतना डरावना मंजर था जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरी जो हार्ट बीट है वो रुक ही जाएगी। लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने आप पर काबू रखा। मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा क्योंकि जब भी मुझे डर लगता था तब मैं हनुमान चालीसा ही पढ़ता था और मैं हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अपनी आंखों को बंद करने लगा। लेकिन वो जो आवाज़ थी वो मेरे कानों में आती रही लेकिन मैंने अपनी आंखें वो नहीं खोली। मैं हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ही बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें खुली तब मैंने देखा कि मैं रेलवे स्टेशन पर था और जो मेरा स्टेशन था वो आ चुका था। मैं तुरंत ट्रेन से उतरा और मैंने चैन की सांस ली और अपने घर वापस आ गया। लेकिन वो जो औरत थी और उसकी जो शक्ल थी वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। उसकी जो शक्ल थी वो पूरी सफ़ेद पड़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून का कोई कतरा है ही नहीं। मेरा नाम अरविंद है। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि हमारे गांव में लोग देवता की नहीं बल्कि शैतानों की पूजा करते हैं। सुनने में तो अजीब है पर यही सच है। गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ एक ऐसे शैतान का वास है जो कि रात के अंधेरे में लोगों का शिकार करता है। बहुत लोगों ने उस शैतान को देखने का दावा किया है। कई लोगों का कहना था कि वो शैतान दिखने में काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा और डरावना है। उसकी लाल आँखें हैं और वो आम आदमी से काफ़ी ज़्यादा कदकाठी में बड़ा होता है और उसे कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। सभी गांव वाले एक बाबा के पास भी गए और उन बाबा ने बताया कि वो जो शैतान है उसे काबू करना नामुमकिन है। ये बात सुन के सारे गांव वाले काफ़ी ज़्यादा डरने लगे और उन्होंने पूछा कि कुछ तो उपाय होगा उस शैतान से पीछा छुड़ाने का। लेकिन उस बाबा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर उस बाबा ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि
उस शैतान की पूजा करो। इसके अलावा उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है। उसे नुकसान बिल्कुल मत पहुंचाने की कोशिश करना, बस उसकी पूजा करो। हर अमावस्या की रात को उसे किसी जानवर की बलि दो। उस बाबा के कहने पर उन गांव वालों ने ऐसा ही किया। हर अमावस्या की रात को शैतान को बलि चढ़ाने लगे। कई सालों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन उस गांव में एक आदमी आया जो कि उसी गांव का था लेकिन रहता शहर में था। और जब उसने ये सारी बातें सुनी तो वो सारे गांव वालों का मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा कि तुम सब गंवार हो, अंधविश्वास में भरोसा करते हो। फिर अमावस्या की रात आई और सारे गांव वाले उस शैतान को बलि देने के लिए सारे रात को एक साथ गए। लेकिन वो जो आदमी था जो कि शहर से आया था, उसने कहा कि वो भी साथ में चलेगा। सारे गांव वालों ने मना किया लेकिन वो नहीं माना और वो भी गांव वालों के साथ चल दिया। गांव वाले उस शैतान की बलि को वहीं पर छोड़कर वहां से जा रहे थे, लेकिन उस आदमी ने वहीं पर रुकने का फैसला किया और गांव वालों को वहां से जाने दिया। गांव वालों का पीछे मुड़ के देखना मना था, इसलिए किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सबको यही लग रहा था कि वो आदमी भी उनके साथ ही आ रहा है, लेकिन वो आदमी वहीं जंगल में रुक गया। गांव वालों के साथ वो वापस नहीं आया। जब सारे गांव वाले अपने अपने घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो आदमी जो कि शहर का था वो तो वापस आया ही नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो आदमी वहीं रुक गया है। वो उसकी जान की सलामती की दुआ मांगने लगे। कुछ ही घंटों बाद वो पागलों की तरह वो शहर वाला आदमी भागते हुए गांव वालों के पास आया और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए गांव वालों के पास आया और गांव वालों ने उससे पूछा तू कहाँ रह गया था, जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा कि वो वहीं पर रुक गया था। जब वो वहाँ पर रुका हुआ था तब एक 10 फुट का लंबा चौड़ा राक्षस जैसा इंसान उसके पास आया और उसने उस आदमी से पूछा तेरी आखिरी इच्छा क्या है? और जब उस आदमी ने उस लंबे चौड़े शैतान को देखा तो वो वहां से भागता हुआ गांव की तरफ आ गया। सारे गांव वाले डर गए और उस आदमी के शरीर से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे उसे किसी ने नहला दिया हो। तभी अचानक से उस आदमी को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन वो तो काफ़ी ज़्यादा जवान था, उसे दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? सबको पता चल गया कि उस शैतान ने बलि को कबूल कर लिया है। सब लोग उस आदमी की लाश को अंतिम संस्कार करने के लिए वहां से लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उस आदमी की लाश न जाने कहां गायब हो गई। सुबह सुबह जब लोग जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस आदमी की कटी फटी लाशें उस जंगल में बिखरी हुई हैं। ये देखकर सारे लोगों के दिलों में खौफ भर गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उस शैतान के बारे में जानना था। तो एक बड़े बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले इस गांव में एक गरीब माँ और उसका एक बेटा रहा करता था। वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। गांव वाले उन्हें खाना दिया करते थे और उसी खाने को खाकर वो दोनों अपना गुजारा करते थे। कई सालों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन उस लड़के की माँ की मौत हो गई और उसकी माँ के मरने के बाद वो लड़का आवारा हो गया और लोगों को गांव में परेशान करने लगा। गांव का कोई भी बच्चा उस लड़के के साथ खेलने के लिए राज़ी नहीं होता था। सारे बच्चे उससे दूर भागते थे और एक दिन ऐसे ही गुस्से में उस बच्चे ने एक गांव के बच्चे का सर फोड़ दिया। और जिसका सर फूटा था उसके पिता बहुत बड़े ज़मींदार थे। उनके पास बहुत पैसा था और पैसों के दम पर उनकी गांव में बहुत चलती थी। और उस ज़मींदार ने हर किसी को मना कर दिया कि इस बच्चे को कोई खाना नहीं देगा और पूरे गांव ने उस बच्चे को खाना देना बंद कर दिया। धीरे धीरे भूख की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई, लेकिन मरते मरते वो पूरे गांव को एक श्राप देकर चला गया।
उसने कहा कि आज मैं बिना खाने के मर रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि जब मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद मैं अपनी भूख को तुम सारे गांव वालों को खाकर मिटाऊंगा। और ये श्राप देने के बाद वो लड़का मर गया। कुछ ही दिनों बाद उस जमींदार की लाश काफ़ी बुरी हालत में गांव के पास वाले जंगल में पड़ी मिली, और उसके साथ साथ उस जमींदार के कई सारे रिश्तेदारों की लाश भी उसी जंगल में पड़ी मिली। और सबका यही मानना था कि उस जमींदार को उस शैतान ने ही मारा है, और तब से उस शैतान की पूजा उस गांव में की जाती है। सुरेश की नई नई नौकरी लगी थी एक हॉस्पिटल में। उसकी नौकरी एक ऐसे हॉस्पिटल में लगी थी जो कि उन मरीजों के लिए था जो कि दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं होते। सुरेश की नौकरी उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट के लिए लगी थी, इसलिए रात के वक्त वो उस हॉस्पिटल में गया। जब उसने उस हॉस्पिटल को देखा तो वो हॉस्पिटल जेल की तरह था, लेकिन सुरेश क्या कर सकता था, उसे तो सिर्फ नौकरी करनी थी। वो वहाँ पर गया और फिर उसने उस हॉस्पिटल के अंदर की हालत देखी। उस हॉस्पिटल में मरीजों को एकदम जानवरों की तरह रखा गया था, और उसने यही बात एक डॉक्टर से कही। उसने उस डॉक्टर से कहा कि सर, ये मरीजों को काफ़ी बुरी तरह से रखा गया है। जिसके जवाब में उस डॉक्टर ने कहा कि तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, यहाँ मरीजों को कैसे रखे जा रहा है उसके ऊपर नहीं, जितना हो सकता है हम इलाज करते हैं, समझ गए? तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी, इसलिए फालतू चीज़ों पे ध्यान देना बंद करो। जिसके जवाब में सुरेश ने हाँ में सर हिलाया। वो डॉक्टर सुरेश को अपने साथ एक ऑपरेशन थिएटर में लेकर गया और उसे कहा कि यहाँ देखो सामान बिखरा हुआ है, इसे सही से रख दो, मैं आता हूँ। ये कहकर डॉक्टर उस ऑपरेशन थिएटर से चला गया। उस ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज भी लेटा हुआ था, और सुरेश ने उस मरीज को देखा तो वो मरीज अजीब सी निगाहों से उस सुरेश को घूरते हुए एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ हंस रहा था। सुरेश को उस पेशेंट का बर्ताव काफी ज्यादा अजीब लगा। फिर उसे याद आया कि वो तो एक मेंटल हॉस्पिटल में है और मरीजों का ऐसा बिहेवियर करना ये तो नॉर्मल सी बात होगी, इसलिए उसने उस मरीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जैसा कि डॉक्टर ने कहा था वो सामान को ठीक से रखने लगा। सुरेश सामान को ठीक से रख रहा था, लेकिन सामान को रखते रखते उसकी नजर फिर से उस पेशेंट पे गई। तो वो पेशेंट अभी भी सुरेश को घूरता हुआ एक अजीब सी मुस्कान के साथ हंस रहा था। सुरेश के लिए ये सब काफी ज्यादा अजीब हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसने कंट्रोल करा हुआ था अपने आप को। वो अपने काम पे ध्यान दे रहा था और तकरीबन 20 मिनट बाद वो डॉक्टर वापस आया और उसने कहा कि हो गया, सामान वगैरह सब तुमने रख दिया? जिसके जवाब में उससे सुरेश ने कहा कि जी सर, मैंने सारा सामान एकदम जैसा आपने बताया था वैसा रख दिया। और फिर उस डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया और तभी उस डॉक्टर ने कहा कि अरे ज़रा इसको वो जो डेड बॉडीज़ वाला वो जो रूम है ना वहाँ छोड़कर आ जाओ। तुम्हें मैप पता ही होगा ना इस हॉस्पिटल का, रूम नंबर 303 है, समझ गए? वहाँ इसको छोड़कर आ जाओ। सुरेश ये बात सुन के हैरान हो गया और सुरेश ने पूछा कि सर इसे डेड बॉडीज़ वाले रूम में क्यों रखना है? जिसके जवाब में उससे डॉक्टर ने कहा कि अरे डेड बॉडीज को डेड बॉडी के रूम में ही तो रखेंगे, अपने साथ क्या लेके घूमोगे क्या इसको, ये मर चुका है। सुरेश ने जब ये बात सुनी तो जैसे उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया और उसने उस पेशेंट की तरफ देखा तो उस पेशेंट की आंखें बंद थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब डॉक्टर उस रूम में उस ऑपरेशन थिएटर में नहीं था तब तो वो पेशेंट सुरेश को देखकर हंस रहा था। लेकिन अब सुरेश को पता चल रहा है कि वो पेशेंट जिंदा ही नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सुरेश ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और उस डेड बॉडी को लेकर डेड बॉडीज वाले रूम में गया और उसे वहां छोड़कर वापस आने लगा। उसने उस रूम का दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से जाने के लिए मुड़ा तो फिर उसने हंसने की आवाज़ सुनी।
और यह हंसने की आवाज़ वही आवाज़ थी जो कि उसने उस मरीज़ के मुंह से सुनी थी ऑपरेशन थिएटर में। सुरेश ने फिर से उस डेड बॉडीज़ वाले कमरे को खोल के देखा तो वहाँ ढेर सारी डेड बॉडी स्ट्रेचर पे पड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ से हंसने की आवाज़ कैसे आ रही थी ये बात सुरेश को परेशान कर रही थी। सुरेश ने वापस से दरवाज़ा बंद किया और जाने के लिए पीछे मुड़ा, फिर भी उसके कानों में वो हंसने की आवाज़ वापस आने लगी। सुरेश काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उस हंसती हुई आवाज़ को इग्नोर करता हुआ वहाँ से जाने लगा। सुरेश सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी जो कि मरीज था, मरीजों के कपड़ों में धीरे धीरे करके सीढ़ियों से उतर रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और वो काफ़ी बुरी तरह से सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे ज़मीन पर जा गिरा। सुरेश भागता हुआ उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और उसने देखा कि उस बुजुर्ग आदमी के सर से खून बह रहा था। और फिर सुरेश ने उस बूढ़े आदमी को गोदी में उठाया, लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सुरेश को देखकर हंसना शुरू कर दिया। उस बूढ़े आदमी के सर से खून निकल रहा था और वो सुरेश को देखकर हंस रहा था। वो उस बूढ़े आदमी को अपनी गोद में उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गया। सुरेश को सिर्फ इतना ही समझ आ रहा था, ये दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है, इसलिए चोट लगने पर भी हंस रहा है। और सुरेश उस बूढ़े आदमी को जैसे ही डॉक्टर के पास लेकर गया और सुरेश ने डॉक्टर से कहा, सर ये अंकल जी सीढ़ियों से गिर गए हैं, देखो ना इनके सर पे कितना खून निकल रहा है इनके सर से, सर इन्हें इलाज की ज़रूरत है। जिसके जवाब में उस डॉक्टर ने सुरेश को ऊपर से नीचे घूरा और सुरेश से कहा कि पहले ही दिन पीकर ड्यूटी पर आया है क्या? किसे इलाज की ज़रूरत है? कौन से अंकल जी सीढ़ियों से गिर गए? जिसके जवाब में सुरेश ने कहा, सर ये देखो ना मैं अपनी गोद में लेकर आया हूं। सुरेश ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा और वो बूढ़ा आदमी अचानक से कहीं गायब हो गया और सुरेश का दिमाग एक बार फिर से सन्न पड़ गया। सुरेश ने डॉक्टर से कहा, सर एक बुजुर्ग आदमी सीढ़ियों से गिर गया था, मैं उसे लेकर आया था गोद में, अब पता नहीं कहाँ चला गया। जिसके जवाब में उस डॉक्टर ने कहा कि अरे भाई यहाँ काम कर पाएगा या नहीं? मुझे तो लगता है तुझे भी यहाँ मरीजों की तरह भर्ती करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग को ना थोड़ा मजबूत कर भाई। डॉक्टर की बात सुन के सुरेश को ऐसा लगा कि शायद ये सब सिर्फ सुरेश का वहम है और वो वहाँ से जाने लगा। सुरेश को काम मिला था कि डेड बॉडीज़ वाले रूम में झाड़ू मारने का और वो उसी रूम की तरफ जा रहा था और वो सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर की तरफ जब जा रहा था तब उसने देखा कि वही बुजुर्ग आदमी सीढ़ियों से उतर रहा है और उसी सीढ़ी पर उसका पैर फिर से स्लिप हुआ और वो उसी तरह से उसी सीढ़ी से गिरता हुआ सीधा ज़मीन पर गिर गया। सुरेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सुरेश ने चुपचाप उस चीज़ को इग्नोर करके वहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। तभी उस बूढ़े आदमी ने एक अजीब सी आवाज़ में हंसते हुए कहा कि बचाने नहीं आएगा, उठाकर डॉक्टर के पास नहीं ले जाएगा। सुरेश फिर से उस बूढ़े आदमी की तरफ जाने लगा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए फिर से गायब हो गया। सुरेश को अब लग रहा था कि यहाँ पर सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि आत्माएं भी हैं। सुरेश को जो काम मिला था डेड बॉडीज़ के रूम में झाड़ू मारने का, सुरेश वही करने के लिए उस डेड बॉडीज़ वाले रूम में वापस गया और झाड़ू मारते मारते उसने एक डेड बॉडी को देखा और वो डेड बॉडी और किसी की नहीं, उसी बूढ़े आदमी की थी
जिसे 2 बार सुरेश अपनी आंखों से सीढ़ियों से नीचे गिरते देख चुका है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सुरेश का दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था और उसकी शक्ल से पसीना टप टप करके बह रहा था। लेकिन उसने जैसे तैसे हिम्मत नहीं हारी। उसे लगा कि शायद उसका पहला दिन है और तभी उसे ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे उसे इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। सुरेश उस डेड बॉडी रूम में झाड़ू लगा रहा था। तभी अचानक से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी और सुरेश उस दिशा में सुरेश को तभी कुछ आवाज़ें सुनाई दी और जब वो झाड़ू मार रहा था तब वो उठा और जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी तभी उस तरफ सुरेश ने जब मुड़ के देखा तो उसने देखा कि वो जो पेशेंट था जो कि ऑपरेशन थिएटर में था, जो कि सुरेश को देखकर हंस रहा था, जिसकी डेड बॉडी को सुरेश उसी डेड बॉडी रूम में छोड़कर उस रूम में झाड़ू लगा रहा था, वही पेशेंट उस डेड बॉडी वाली रूम की दीवारों पर चल रहा था और सुरेश की तरफ भारी भारी कदमों से चलता हुआ और हंसता हुआ सुरेश की तरफ आ रहा था। सुरेश ने जब उस पागल मरीज को देखा तो जैसे उसका गला सूख गया और वो भागता हुआ उस डेड बॉडी वाली रूम से निकला। वहाँ पर उसे एक और कर्मचारी मिला और सुरेश ने उस कर्मचारी को सारी बातें बताई, जिसके जवाब में उस कर्मचारी ने बताया कि यहाँ ये सब चीजें होती रहती हैं क्योंकि यहाँ इतने लोगों की मौत हुई है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। लोग यहाँ जानवरों की मौत मर जाते हैं और उनकी आत्मा इसी हॉस्पिटल में घूमती रहती है। मैं जब शुरू में आया था तो मुझे भी कई सारी डरावनी चीजें दिखाई देती थी, कभी कोई आत्मा, कभी कोई डरावनी घटना। और फिर सुरेश ने उस कर्मचारी को टोकते हुए कहा कि अब दिखाई नहीं देती, जिसके जवाब में फिर से उस कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए कहा दिखाई देती हैं लेकिन अब आदत पड़ गई है। जैसे तैसे सुरेश ने उस हॉस्पिटल में रात गुजारी और सुबह होते ही वो अपने घर आ गया, लेकिन उसके दिमाग में वही सब डरावनी चीज़ें चल रही थी। जैसे तैसे उसने अपने दिमाग को शांत किया और फिर सो गया। वो यही सोच रहा था कि कोई और काम मिल जाए, लेकिन हाल फिलहाल में उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से पेट का गुजारा करने के लिए उसे उसी हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा था। कई रात सुरेश ने उस हॉस्पिटल में गुजारी और उसे कई सारी प्रेत आत्माएं दिखती रही। उसे कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाई दी जिन पर विश्वास करना नामुमकिन है। लेकिन सुरेश ने जैसे तैसे दूसरा काम ढूंढा और उस हॉस्पिटल से नौकरी छोड़ दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन आत्माओं ने सुरेश को उसके घर पे आकर परेशान करना शुरू कर दिया। एक रात सुरेश अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक से वही मुस्कुराहट, वही हंसने की आवाज़ वापस से सुरेश को सुनाई दी। और जब सुरेश ने आंखें खोली तो सुरेश ने देखा कि वही पेशेंट सुरेश के घर की छत पर उल्टा चल रहा था और सुरेश को देखकर हंस रहा था। सुरेश ये सब देखकर इतना डर गया कि पसीने से पूरा भीग गया, लेकिन देखते ही देखते वो पेशेंट वहाँ से गायब हो गया। उसे वो बूढ़ा आदमी भी नज़र आने लगा जो कि सीढ़ियों से हमेशा गिरकर ज़मीन पर गिर जाता था और उसके सर से खून बहता रहता था।
ऐसी ही कई आत्माएं सुरेश को दिखाई देने लगी और धीरे धीरे करके सुरेश काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा और उसने वो शहर ही छोड़ दिया। ये बात है जम्मू के खटवा सिटी के पास बसे एक गांव बिलावर की। बिलावर गांव में एक जगह थी जिसका नाम था बानी। वरुण वहीं से जा रहे थे। रात का वक्त था और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, अंधेरा हर जगह था। वरुण उस सुनसान रास्ते पे अकेले अकेले अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे। तभी अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे सर के किसी ने एक छोटा सा पत्थर मारा। उन्होंने पीछे मुड़ के आसपास देखा तो उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। पहले तो उन्हें ये सब अपना वहम लगा और वो आगे चलते रहे। उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। उनकी मंजिल थी उनका घर, जो कि अभी बहुत दूर था, इसलिए वो चले जा रहे थे। वरुण ने अपनी जिंदगी में इतना सुनसान और डरावना रास्ता कभी नहीं देखा था। वो सुनसान रास्ता ऐसा था कि जैसे अभी पता नहीं कहां से भूत प्रेतों की बारात उस रास्ते से निकलने लगेगी। इतना डरावना मंजर होने के बावजूद भी वरुण काफी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से उन्हें एक आदमी नजर आया और उस आदमी को देख के वरुण को थोड़ा चैन मिला। उन्हें लगा कि चलो अब डर थोड़ा कम होगा। वरुण को ऐसा लगा कि इनके साथ बातें करते करते आगे चलते रहते हैं, डर भी कम लगेगा और साथ ही साथ रास्ता भी कट जाएगा। वो उस आदमी के पास पहुंचे ही थे, तभी उन्होंने उस आदमी की शक्ल देखी। उस आदमी की शक्ल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। वो आदमी दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक था। इसी वजह से वरुण ने उससे बात करने का फैसला तुरंत कैंसिल कर दिया और आगे बढ़ते रहे। लेकिन उस आदमी ने वरुण को देख लिया और कहा कि कहाँ जा रही हो? वरुण ने तो सबसे पहले इस बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा और वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने उस आदमी को इग्नोर किया क्योंकि वो आदमी शक्ल से ही ठीक नहीं लग रहा था। वरुण काफ़ी आगे तक आ गए और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी वहाँ पर नहीं था। उन्हें थोड़ी चैन की सांस आई कि चलो उस आदमी से तो पीछा छूटा। लेकिन तभी अचानक से उन्होंने देखा कि वो आदमी उनसे आगे है। इतना भयानक मंजर देख के वो थोड़ा घबरा गए क्योंकि वो आदमी तो उनके काफ़ी पीछे था और अचानक से वो उनके आगे कैसे आ गया। वरुण इसी बात को सोच रहे थे, तभी अचानक से वो आदमी उनके पास आकर बोला कि कहाँ जा रही हो? मुझे भी बताओ, क्या पता हमारी मंजिल एक ही हो। वरुण ने भी हिम्मत करके कहा कि मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ और वो घर बहुत दूर है और मुझे जाना है, अभी मुझे देर हो रही है, इसलिए मुझे जाने दो। मेरे पास फालतू समय नहीं है आपसे बात करने के लिए। तभी अचानक से वहाँ बिजली कड़कने लगी और मौसम खराब होने लगा। तेज हवाएं चलने लगी और उस आदमी ने कहा कि मौसम खराब हो गया है, हमारे साथ हमारे घर चलिए। जब मौसम ठीक हो जाए तब अपने घर की ओर निकल जाना। वरुण उस आदमी के घर जाना नहीं चाहता था, इसलिए वरुण ने मना किया। देखिए, मैं आपके घर नहीं जाना चाहता। आपने इतना मेरा ख्याल रखा, मेरे बारे में इतना सोचा, उसी के लिए धन्यवाद। अब मुझे अपने घर जाने की इजाज़त दीजिए, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वरुण कुछ कदम चला ही था, तभी अचानक से उस आदमी ने वरुण के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि ऐसे कैसे, तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। उस आदमी ने वरुण को धमकाते हुए कहा कि अगर वो नहीं गया तो वो वरुण को वहीं मार देगा। वरुण पहले तो थोड़ा घबरा गए और उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो उस आदमी के साथ चलने लगे और काफ़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो आदमी एक झोपड़ी के आगे रुक गया जो कि जली हुई थी। उस आदमी ने कहा कि गरीब की कुटिया में स्वागत है आपका, आइए हमारे घर में, अपने कदम रखिए। वरुण को उसका घर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। उसका घर बाहर से ही जला हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई इंसान तो रह ही नहीं सकता। तो ये आदमी न जाने कैसे रह रहा है। वरुण ने उस आदमी से कहा कि वो टॉयलेट करके आ रहा है और फिर उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि साहब जल्दी आइएगा, यहाँ पर जंगली जानवर बहुत घूमते, क्या पता आपको खा जाए। वरुण को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी और वो टॉयलेट करने के लिए चले गए। लेकिन टॉयलेट करना तो सिर्फ बहाना था। जैसे ही वो थोड़ा दूर पहुंचे वो वहाँ से भागने लगी
उन्हें पता था कि वो आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है, वो थोड़ा साइको है, वो हो सकता है वरुण को नुकसान पहुंचा दे। यही सब सोच के वो वहां से भागने लगे, लेकिन वो जितनी भी तेज भाग रहे थे उनके कानों में एक ही आवाज आ रही थी, कोई फायदा नहीं है साहब, मत भागिए, मत भागिए साहब, मत भागिए। वरुण काफी तेजी से भागता हुआ काफी किलोमीटर बाद उसने रुकने का फैसला किया और उसने चैन की सांस ली। वो सुनसान रास्ता अभी भी जारी था। तभी अचानक से उस आदमी ने उसके कान में कहा कि साहब क्यों अपनी ताकत बर्बाद कर रहे हैं? मैंने कहा ना, भागने का कोई फायदा नहीं है, भागिए मत। वरुण ये सुन के और भी तेज भागने लगा और तभी अचानक से उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा कि वो अजीब सा दिखने वाला आदमी वरुण के आगे है और वो वरुण को देखता हुआ बोला कि साहब आप बात क्यों नहीं मानते? आप मेरे साथ चलिए मेरे घर पे। वरुण फिर से भागने लगे। तभी अचानक से उस आदमी ने वरुण का गला पकड़ लिया और काफी तेजी से घोंटने लगा। वरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो आदमी पागलों की तरह हंसे जा रहा था। वरुण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या करे क्या करे। तभी अचानक से उनके पॉकेट में एक लाइटर था और डूबते हुए को तिनके का सहारा, यही सोचकर उन्होंने वो लाइटर निकाला और वो लाइटर कांच का था। वरुण को लगा कि वो उस लाइटर को उस आदमी के सर पे मार के फोड़ देगा। वो आदमी वरुण के गले को छोड़ देगा और वरुण वहां से भाग पाएगा। लेकिन जैसे ही वरुण ने उसके सर पे उस लाइटर को मारने की कोशिश की तो उसका हाथ आर पार हो गया। ये देखकर वरुण काफी ज्यादा घबरा गया और उसे पता चल गया था कि ये कोई इंसान नहीं है। वरुण का दम घुट रहा था और उसने ऐसे ही दम घुटने की वजह से उस लाइटर को जला दिया और उस लाइटर को जलता हुआ देख के वो आदमी वहां से पागलों की तरह चिल्लाता हुआ भागने लगा। वरुण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, लेकिन वो ऊपर वाले का शुक्र मना रहा था कि उसने सही टाइम पे लाइटर जला दिया। वो आदमी उस लाइटर को देख के भाग रहा था। उस लाइटर में जो आग थी वो आदमी उससे काफी ज्यादा डर रहा था और इसी बात का फायदा उठा के वरुण उस आदमी को अपने से दूर भगा रहा था। और वरुण ने जब देखा कि वो आदमी उसके आसपास नहीं है तो कई किलोमीटर तक भागने के बाद वो रास्ता कंप्लीट हुआ और फिर वो थकान के मारे वहीं पर चक्कर खा के बेहोश हो गए। और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने सामने कई सारे लोगों को देखा जो कि गांव वाले थे। और फिर वरुण ने अपने साथ घटी उन सारी बातों को बताया और फिर उन सारे गांव वालों ने बताया कि उस सुनसान सड़क के बीचों बीच एक झोपड़ी थी जो कि एक शराबी इंसान की थी और वो शराबी इंसान उस पूरे सुनसान सड़क पे रात भर घूमता रहता था। और एक रात उसकी झोपड़ी में किसी ने आग लगा दी और वो उस आग में जल के मारा गया। तब से कहा जाता है कि उस आदमी की आत्मा उस सुनसान सड़क पे घूमती रहती है। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है सिर्फ आग। ये सुनते ही वरुण के सांस में सांस आई कि आखिरकार उसके पास लाइटर था और वो शुक्र मनाने लगा कि वो बच गया। वो यही सोच के घबराए जा रहा था कि अगर उसके पास लाइटर ना होता तो उसका दम तो वो आदमी घोट ही देता। और उस दिन के बाद से वरुण उस रास्ते की तरफ चलना तो क्या देखना भी पसंद नहीं करते और उस रास्ते का नाम सुनते ही उनकी आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता है। वशीकरण। कुछ लोग कहते हैं कि वशीकरण सिर्फ एक अंधविश्वास होता है, वहीं कुछ लोग कहते हैं वशीकरण एक कला है और ये कला जो भी जानता है वो किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकता है, अपने कंट्रोल में कर सकता है, उससे जो चाहे वो करवा सकता है। वशीकरण की बातें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती हैं और आज की इस वीडियो में मैं सुनाने वाला हूँ वशीकरण की एक ऐसी ही डरावनी कहानी
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। संजना अपने 8 साल के बेटे के साथ घर वापस जा रही थी। वो उस वक्त ट्रेन में थी। उसकी ट्रेन असम के एक रेलवे स्टेशन पे रुकी और फिर असम के रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन में चढ़ा और पूरी बोगी का एक चक्कर लगाने के बाद बोगी के बीच में खड़ा हो गया। संजना को वो आदमी दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। उस आदमी के हाथ में एक डब्बा था और वो दिखने में थोड़ा सा अजीब था। संजना ने अपने बेटे को कस के पकड़ लिया क्योंकि उस बोगी में जिसमें संजना बैठी थी कोई भी नहीं था। उस बोगी में बस वही एक असम से चढ़ा हुआ पैसेंजर जो कि अभी अभी रेलवे स्टेशन से चढ़ा है और संजना और उसका बेटा। बाकी पूरी बोगी खाली थी। धीरे धीरे ट्रेन ने चलना शुरू किया और ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। संजना बस यही दुआ कर रही थी जल्दी से जल्दी उसका स्टेशन जल्दी आ जाए ताकि वो इस ट्रेन से उतरे, क्योंकि वो आदमी दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना था और संजना उसकी वजह से उस ट्रेन में रुकने से घबरा रही थी। और वो आदमी बार बार संजना और उसके बेटे को घूर रहा था। संजना काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी उस आदमी से। तभी संजना के बेटे ने उस अजीब आदमी को देखकर कहा कि अंकल, आपके इस डब्बे में क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? आपका डब्बा दिखने में काफ़ी ज़्यादा अलग है और आज तक मैंने ऐसा डब्बा कहीं नहीं देखा। और फिर उस अजीब से दिखने वाले आदमी ने कहा कि देखोगे क्या डब्बे में क्या है? इतनी भयानक आवाज सुन के संजना ने अपने बेटे का मुंह बंद कर दिया। आदमी संजना के बेटे को देखने लगा। 5 मिनट के लिए संजना का ध्यान खिड़की से बाहर गया। वो बाहर के नज़ारे देख रही थी। वो बस देख रही थी कि वो कहाँ है अभी और उसे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। वो इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही थी। उसी बीच में उस अजीब से आदमी ने उस डब्बे को खोल दिया और संजना के बेटे ने उस डब्बे को देख लिया। उस डब्बे के अंदर देख लिया और जैसे ही संजना के बेटे ने उस डब्बे के अंदर एक बार झांक लिया, वैसे ही उस आदमी ने उस डब्बे को वापस बंद कर दिया। संजना का ध्यान अपने बेटे की तरफ गया और उसने पूछा कि डब्बे में क्या था। और फिर उस के बेटे ने कहा कि कुछ भी नहीं था। और फिर संजना ने इस बात को इग्नोर किया और जैसे ही स्टेशन आया, संजना अपने बेटे को लेके उस ट्रेन से उतर गई और चैन की सांस ली उसने। वो जल्दी ही रेलवे स्टेशन के बाहर निकली और सवारी करके पहुंच गई अपने घर। वो उस ट्रेन से उतर तो गई थी, लेकिन बार बार उसके दिमाग में उस अजीब से डरावने आदमी की शक्ल आ रही थी। वो आदमी और उसकी वो अजीब सी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी। और फिर संजना ने ध्यान दिया कि उसका बेटा कुछ बोल नहीं रहा है। उसने अपने बेटे से पूछा कि सब कुछ ठीक तो है और उसके बेटे ने कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है। संजना ने फिर एक लंबी चैन की सांस ली और फिर घर पहुंचकर अपने बेटे को कुछ खाने के लिए दिया, लेकिन संजना के बेटे ने खाने से मना कर दिया। और फिर संजना को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हर कोई थक जाता है, तो उसका बेटा खाना क्यों नहीं खा रहा। संजना को ये बात काफ़ी परेशान कर रही थी। शाम हुई और संजना का हस्बैंड घर आया और जब रात के खाने का समय हुआ और पूरा परिवार खाने के लिए बैठा तो उन दोनों का बेटा खाने की प्लेट को सिर्फ देख रहा था। ये सब देख के संजना ने अपने बेटे को कहा कि क्या हो गया है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, सिर्फ प्लेट को देख रहे हो। जिसके जवाब में उसके बेटे ने कुछ भी नहीं कहा और उस प्लेट को घूरने लगा। ऐसा व्यवहार काफ़ी ज़्यादा अजीब था। संजना ने अपने बेटे से कहा कि जल्दी खाना खा लो, नाटक मत करो।
मैंने तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है। और फिर उसके बेटे ने एक बार संजना को घूर के देखा और इससे पहले उसके बेटे ने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। संजना को काफ़ी गुस्सा आया और उसने अपने हस्बैंड, जिनका नाम था अनिल, संजना ने अनिल को कहा कि देखो अपने बेटे को खाना नहीं खा रहा है। सुबह भी जब हम घर वापस आए तो मैंने खाने के लिए दिया, उस वक्त भी कुछ भी नहीं खा रहा था और अभी भी कुछ भी नहीं खा रहा है। अनिल ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और उसने कहा कि क्या हो गया नहीं खा रहा तो, क्या पता फ्रिज से कुछ निकाल के खा लिया हो, वैसे भी इसको घर का खाना कहाँ पसंद आता है, बाहर की चीज़ें ही इसे ज़्यादा पसंद आती है। और फिर अनिल ने अपने बेटे की तरफ देखा और सोचा कि शायद किसी बात की टेंशन हो गई है। और फिर उसने प्यार से अपने बेटे से पूछा कि क्या हो गया है बेटा, सब कुछ ठीक तो है, खाना क्यों नहीं खा रहे हो। और फिर से उनके बेटे ने उनको कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ खाने की प्लेट को घूरता रहा और अचानक से वहाँ से उठ के चला गया। अनिल भी अब टेंशन में आ गया कि आखिर क्या हो गया है। अनिल खाने की प्लेट लेकर अपने बेटे के रूम में पहुंचा और कहा कि अरे बेटा तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो, किसी ने कुछ बोला है क्या, किसी की बात से तुम नाराज़ हो क्या। और फिर उसके बेटे ने फिर से कुछ नहीं कहा। अगली सुबह हुई और फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए पूरी फैमिली एक साथ बैठी और फिर वही हुआ जो पिछली रात हुआ था। उनके बेटे ने फिर कुछ नहीं खाया और फिर सिर्फ ट्रे को घूरने लगा। ये देखकर अनिल को अब गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अरे बात क्या हो गई है, ना कुछ बताता है ना कुछ, हुआ क्या है, खाना क्यों नहीं खा रहा है, रात को भी यही था, मुझे ड्रामे पसंद नहीं है, चुपचाप से खाना खा ले। और जब अनिल गुस्सा करने लगा तो उसके बेटे को रोना आ गया और फिर अनिल को लगा कि डांटना ठीक नहीं है, शायद उसके बेटे की तबीयत खराब है इसलिए वो खाना नहीं खा रहा है। और वो अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने पूरा चेकअप करने के बाद एक ही जवाब दिया कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जब अनिल ने डॉक्टर से कहा कि इसने काफ़ी वक्त से कुछ खाया नहीं है तो डॉक्टर ने भूख लगने की कुछ मेडिसिन्स लिख कर दे दी और फिर अनिल ने आकर वो मेडिसिन्स अपने बेटे को खिलाई। लेकिन घबराने वाली बात तो ये है कि वो मेडिसिन खाने के बाद भी उसके बेटे पे कोई असर नहीं हुआ और उसके बेटे ने अभी भी खाना खाना शुरू नहीं किया। पूरे 2 दिन बीत चुके थे। संजना और अनिल के बेटे ने कुछ भी नहीं खाया था। संजना का रो रो के बुरा हाल था कि उसका बेटा कुछ खा नहीं रहा है। अनिल फिर से उसे डॉक्टर के पास लेकर गया और फिर डॉक्टर ने दवाई की डोसेस बढ़ा दी। वापस से वो अपने बेटे को घर लेकर आया और दवाई दी, लेकिन फिर से वही हुआ, उसे अभी भी भूख नहीं लगी, उसने खाना शुरू नहीं किया वापस। अनिल अगले दिन फिर से डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने अपना सर पकड़ लिया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दवाई की इतनी डोसेस देने के बावजूद भी अनिल के बेटे को भूख क्यों नहीं लग रही है, ये बात डॉक्टर को परेशान करने लगी। और डॉक्टर ने कहा कि देखिए मैंने दवाई की डोसेस तो ज़्यादा ही दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डोज देना ठीक होगा, क्योंकि दवाइयाँ भी ज़रूरत से ज़्यादा खाने पर नुकसान कर देती हैं। इसलिए मुझे लगता है आपके बेटे को दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, वो किसी टेंशन में है, वो किसी प्रेशर में है, उससे बात कीजिए और देखिए क्या उसे ऐसी बात परेशान कर रही है जो वो ऐसे बिहेव कर रहा है। पूरे 3 दिन हो गए थे और फिर अनिल और संजना के बेटे का वज़न कम से कम 5 किलो कम हो गया था। ये देखकर अनिल और संजना की जान निकली जा रही थी। अनिल ने वही सारी बातें संजना को बताई कि आखिर हुआ क्या था। पहले तो ऐसा नहीं था, जब से वो घर लौटा है तभी से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। तभी अचानक से संजना के दिमाग में वही आदमी की शक्ल याद आ गई और उसने अनिल को सारी बातें बताई। और फिर अनिल को लगा कि ये सब तो सिर्फ दफियानूसी बातें हैं और वो अपने बेटे के पास गया और उसने अपने बेटे से पूछा
बेटा उस अजीब से आदमी के हाथ में जो डब्बा था उसमें क्या था? और फिर उसके बेटे ने अनिल से कहा कि कुछ भी नहीं। और ये सुनते ही अनिल सन्न सा रह गया और फिर उसे भी भूख लगनी बंद हो गई। अब उसने भी खाना खाना बंद कर दिया था। बाप और बेटे दोनों ने खाना खाना बंद कर दिया था। ये देखकर संजना काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और डर गई। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अनिल और उसके बेटे की मौत हो गई। संजना की पूरी ज़िंदगी उजड़ गई और वो उस आदमी की तलाश में निकल गई कि वो आखिर था कौन। असम की ट्रेनों में डेली सफ़र करने लगी कि वो आदमी उसे सिर्फ एक बार मिल जाए, सिर्फ एक बार मिल जाए और संजना उसकी जान ले ले। संजना ने कई बार ट्रेनों में सफ़र किया उस आदमी को ढूंढने के लिए। और ऐसे ही एक शाम जब वो अपने घर वापस आ रही थी तो एक खाली सी जगह पे जहाँ से ट्रेन गुजर रही थी, संजना को वही आदमी वहाँ से गुजरता हुआ नजर आया। वो एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था और उसके हाथ में वही डब्बा था। और वो संजना की तरफ देखकर एक बार मुस्कुराया और संजना वो देखकर पागलों की तरह चिल्लाने लगी। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो चलती हुई ट्रेन में थी और वो आदमी पैदल रास्ते पे चल रहा था। संजना के पास में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने संजना से बात करी और संजना ने उन्हें सारी बातें बताई। फिर वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी था और उसने कहा कि वो आदमी कोई और नहीं, एक आत्मा है। असम में कहते हैं कि एक काला जादूगर रहा करता था, काफी ज्यादा गरीब था वो, इतना गरीब कि उसे पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। जगह जगह जाकर जादू दिखाया करता था। उसके पास एक डब्बा था, उसी के अंदर अपनी जादू की कलाकारी दिखाया करता था लोगों को। इधर उधर घूमकर जादू दिखाया करता था। उसके पास एक डब्बा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसके जादू को नापसंद करना शुरू कर दिया। उसे कोई पसंद नहीं करने लगा और वो जहां पर भी अपना हुनर दिखाता कोई भी उसे पसंद नहीं करता। और आखिरकार भूखमरी के कारण वो मारा गया। और कहते हैं कि वो हर जगह घूमता है और उसने जिसको भी अपना डब्बा खोल कर दिखाया उसकी भूख हमेशा के लिए मिट गई और उसकी मौत कुछ दिनों में ही हो गई। कहते हैं कि उसके डब्बे में काले जादू की ताकत थी। कोई भी उसके डब्बे के अंदर देख लेता तो वो काले जादू की ताकत उसे अपने वश में कर लेती और उसकी भूख को ख़त्म कर देती, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो कमज़ोरी से मारा जाता। और कहते हैं कि आज भी असम के रेलवे स्टेशन पे वो काला जादूगर घूमता है अपने हाथ में उसी डब्बे को लेकर। ये कहानी है रॉबिन नाम के एक लड़के की जो कि कई सालों बाद अपने गांव लौटा था। उसका गांव उसके देश के बॉर्डर पे था। रॉबिन प्रोफेशन से एक फौजी था और उसके फादर और ग्रैंडफादर भी एक फौजी थे। वो अपने गांव पहुंच ही रहा था तभी अचानक से रात के अंधेरे में उसकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है, जिसकी वजह से रॉबिन उस गाड़ी का कंट्रोल खो देता है। वो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही उसकी गाड़ी उस आदमी को ठोक देती है। रॉबिन अपनी गाड़ी को रोकता है जैसे तैसे करके और उस गाड़ी से उतरता है। वो उस आदमी की तरफ भाग के जाता है और पूछता है कि क्या आप ठीक हैं? लेकिन वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। उसके चेहरे से खून बह रहा था। रॉबिन को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को इस सुनसान इलाके में यह आदमी कहाँ से अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आ गया। रॉबिन उसे थोड़ा उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी उठता नहीं है। फिर रॉबिन अपनी कार में जाता है और एक पानी की बोतल निकालता है और उस आदमी के मुंह पे छींटे मारने लगता है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता। लेकिन अचानक से वो आदमी होश में आ जाता है और घबराते हुए कहता है कि कौन 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 कौन, दूर रहो मुझसे, तुम भी उन्हीं में से हो, तुम उन्हीं में से हो। और ये सब सुन के रॉबिन उस आदमी से पूछता है कि घबराओ मत, क्या हो गया है तुम्हें?
तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम इतनी रात को मेरी गाड़ी के सामने अचानक से क्यों आ गए? वो आदमी बताता है कि रात के अंधेरे में कुछ आदमखोर इंसान उसके पीछे पड़ गए थे। वो लोग दिखने में बिल्कुल भी इंसान की तरह नहीं थे। उनके शरीर का मांस सड़ा हुआ था, उनके मुंह से खून निकल रहा था। वो मेरे पीछे काफ़ी देर से पड़े हुए थे और मैं उनसे बच के भाग रहा था। भागते भागते मैं इस रोड तक आ गया और तुम्हारी कार से टकरा गया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि उनके शरीर का मांस सड़ा हुआ था और उनके मुंह से खून बह रहा था। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वो आदमखोर थे। क्या मैं सही हूँ? जिसके जवाब में वो आदमी कहता है कि वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो भी थे बहुत खतरनाक थे। तभी रॉबिन का ध्यान उस आदमी के हाथ पे जाता है जिस पे किसी ने बहुत ज़ोरों से काटा हुआ था। उसके जख्मों से खून बह रहा था। ये देखकर रॉबिन कहता है कि तुम्हारे हाथ पे ये इतना गहरा जख्म, ये किसी जानवर ने काटा है क्या? मैं रुको, तुम्हें गाड़ी में बैठा के तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ, ये जख्म से तो खून बह ही जा रहा है। रॉबिन ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक से वो घायल आदमी एक अजीब सी आवाज़ निकालने लगता है। रॉबिन ये सब देख के थोड़ा सा डर जाता है और अपने कदम पीछे ले लेता है और पूछता है कि क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो अभी ठीक थे। और वो घायल आदमी धीरे धीरे करके अजीब से व्यवहार करने लगता है। रॉबिन अपने कदम पीछे ले लेता है और वो घायल आदमी अचानक से खड़ा होता है और रॉबिन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। और उसके चलने की चाल से ऐसा लग रहा था जैसे कोई वो इंसान है ही नहीं, वो एक मुर्दा है। वो धीरे धीरे अपने ही हाथों से अपने चेहरे को नोच लेता है और उसके चेहरे से बहता हुआ खून और भी ज़्यादा बहने लगता है। ये सब देख के रॉबिन घबराने लगता है और अपनी कार की तरफ भागता है। वो अपनी कार में बैठा ही था, तभी अचानक से वो आवाज़ें चारों तरफ से आने लगती हैं। और वो देखता है कि चारों तरफ से कई सारे मुर्दा आदमखोर इंसान उसकी गाड़ी को घेर रहे थे। रॉबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। रॉबिन घबरा जाता है और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आदमखोरों को गाड़ी से कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। इतना भयानक मंजर देखने के बाद उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। काफ़ी लंबे वक्त के बाद वो अपने गांव पहुंचता है। वो जैसे तैसे घबराता हुआ अपने घर पहुंचता है और अपने घर के दरवाजे को खटखटाता है। तभी अचानक से उसके घर के अंदर से आवाज़ आती है, चली जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगी। ये आवाज़ रॉबिन के पापा की थी और रॉबिन कहता है कि पापा ये मैं हूँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो और इस गांव में आखिर हो क्या रहा है? रॉबिन की आवाज़ सुनते ही उसके पापा दरवाज़ा खोलते हैं और उसे तुरंत अंदर खींच लेते हैं। रॉबिन के पापा रॉबिन से कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें पता नहीं है क्या कि यहाँ की हालत कैसी हो रही है? यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, तुम आखिर यहाँ पे आए क्यों? जिसके जवाब में रॉबिन कहता है कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पे, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है और आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं? मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो मुझे वो कुछ आदमखोर से मुर्दे जैसे इंसान मिले थे। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास मेरी कार थी, वरना वो तो मुझे कच्चा चबा जाते। ये सब सुन के रॉबिन के पापा घबरा जाते हैं और वो पूछते हैं कि अच्छा तुम्हें उन्होंने कहीं टच तो नहीं किया, तुम्हें कहीं काटा तो नहीं? जिसके जवाब में रॉबिन कहता है कि नहीं पापा, मुझे तो कहीं नहीं काटा, मैं वहाँ से बच के भाग आया जैसे तैसे। फिर रॉबिन के पापा चैन की सांस लेते हैं। फिर रॉबिन के पापा रॉबिन को बताते हैं कि कुछ ही महीनों पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक रिसर्च टीम उनके गांव में आई थी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चला था कि हमारे गांव के आसपास एक सीक्रेट बंकर है और वो रिसर्च टीम उसी बंकर पे रिसर्च करने आई थी। वो रिसर्च टीम वहाँ पे रिसर्च कर ही रही थी, तभी अचानक से उन्हें एक सीक्रेट दरवाज़ा दिखाई देता है। वो उस दरवाजे को खोल देते हैं और उसके अंदर से कुछ वायरस निकलता है और वो सारे आदमखोर हो जाते हैं। वो पूरी टीम उस वायरस से नहीं बच पाती और वो सारे आदमखोर हो जाते हैं और उन्होंने इस वायरस को पूरे गांव में फैला दिया। गिने चुने ही घर बचे हैं जो कि अब सुरक्षित हैं, वरना बाकी सब यहाँ पर आदमखोर बन चुके हैं। और ये सब सुन के रॉबिन कहता है कि क्या वो सब ज़ॉम्बी बन गए हैं? जिसके जवाब में उसके पापा कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वो आदमखोर ज़ॉम्बी बन गए हैं। रॉबिन अपने पापा से पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब आखिर हो कैसे सकता है, और मम्मी कहाँ है?
और जैसे ही वो अपनी माँ के बारे में अपने पापा से पूछता है तो उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रॉबिन फिर से चिल्लाता हुआ पूछता है कि अब आप आंसू क्यों बहा रहे हैं, मुझे बताइए ना मम्मी कहाँ है। जिसके जवाब में रॉबिन के पापा जो बताते हैं उसे सुन के रॉबिन का दिल टूट जाता है। रॉबिन के पापा उसे बताते हैं कि उसकी मम्मी भी उसी वायरस के चपेट में आ गई थी और उसकी मम्मी भी वही आदमखोर ज़ोंबी में तब्दील हो गई थी और मजबूरी में रॉबिन के पापा को रॉबिन की मम्मी को मारना पड़ा। रॉबिन ये सब सुन के वहीं पर रोने लगता है। उसे उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया वो हो गया। रॉबिन अपने पापा से पूछता है कि आखिर हो कैसे सकता है ये सब, इतनी बड़ी तबाही मची हुई है यहाँ पे और ना ही न्यूज़ में कोई बता रहा है ना ही कोई बाहर बता रहा है, आखिर ये कैसे हो सकता है। जिसके जवाब में रॉबिन के पापा कहते हैं कि आज से कई सालों पहले हमारी एक वॉर हुई थी दूसरी कंट्री के साथ और हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि वो एक ऐसी आर्मी तैयार करे जिसे मारना इम्पॉसिबल हो। इसकी वजह से उसने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा उल्टे साबित हुए। उनके साइड इफ़ेक्ट इतने बुरे हुए कि सोल्जर्स आदमखोर बनने लगे। उन्होंने सुपर सोल्जर बनाने की जगह एक ऐसा वायरस बना दिया जो कि इंसानों को आदमखोर बना देता था। उन आदमखोरों को ना ही दर्द होता था ना ही कोई फीलिंग्स होती थी। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ पता थी कि मार काट और मांस को कैसे खाना है। और जब गवर्नमेंट बदली और उसे इस बात का पता चला तो उसने भी इसी काम को करने के लिए एक रिसर्च टीम को उस बंकर में भेजा और उन्होंने गलती से उसी वायरस को आज़ाद कर दिया। और वो वायरस अब धीरे धीरे करके फैल रहा है और लोगों की जान ले रहा है। रॉबिन के पापा रॉबिन को ये सब बता ही रहे थे, तभी अचानक से उनके घर के बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। और वो समझ गए थे कि ज़ॉम्बी यहाँ पर भी आ चुके हैं। रॉबिन पूछता है कि इन्हें रोकने का क्या तरीका है, हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। जिसके जवाब में रॉबिन के पापा एक ही बात बोलते हैं, इनके शरीर के इतने टुकड़े कर दो कि ये किसी को नुकसान पहुंचाने लायक ही ना बचे। बस ध्यान रखना कि ये तुम्हें काट ना पाए, क्योंकि अगर इन्होंने काटा तो फिर वो वायरस तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। और रॉबिन एक चैनसो लेके आ जाता है। रॉबिन के पापा बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वो भी एक सोल्जर थे जिसकी वजह से उनमें ताकत की कोई कमी नहीं थी। रॉबिन और उसके पिता मिलके उसके घर के बाहर आए हुए सारे ज़ॉम्बियों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और वो जब सारे ज़ॉम्बीज़ के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं तभी अचानक से उनके कानों में एक और आवाज़ आती है। रॉबिन और उसके पिता देखते हैं कि एक आर्मी चीफ की ड्रेस पहना हुआ एक ज़ॉम्बी वहाँ पर खड़ा है। रॉबिन के पापा उसे देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। रॉबिन कार में बैठो, अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, तुरंत कार में बैठो। वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उस जनरल की एक आवाज़ पे कई सारे ज़ॉम्बीज़ रॉबिन की गाड़ी पे अटैक कर देते हैं। लेकिन रॉबिन जैसे तैसे वहाँ से गाड़ी निकाल देता है और वो अपने पापा से पूछता है कि वो जनरल कौन था। जिसके जवाब में उसके पापा बताते हैं कि जब हमारी वॉर हो रही थी तो हमने एनिमी के एक जनरल को पकड़ लिया था और ये पूरा एक्सपेरिमेंट उसी के ऊपर हमने करवाया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और एक ये आदमखोर में बदल गया। लेकिन ये कोई नुकसान पहुंचाए उससे पहले ही इसे गोलियों से छल्ली कर दिया गया और उस सीक्रेट बंकर के उस सीक्रेट कमरे में बंद कर दिया गया। सबको यही लग रहा था कि ये जनरल मारा जा चुका है, लेकिन इसके शरीर से अभी भी वो वायरस फैल रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने, जो कि कई साल पहले थी, उसने इस एनिमी के लाश को उसी बंकर में दफना दिया। और नई गवर्नमेंट आने की वजह से उन्हें ये सब बातें पता नहीं थी और उन्होंने रिसर्च के चक्कर में उस रिसर्च टीम को यहाँ पर भेजा और उन्होंने शायद वायरस को नहीं, पूरे जनरल को ही आज़ाद कर दिया उस दरवाजे को खोल के। वो दोनों गाड़ी को भगा ही रहे थे, तभी अचानक से उनके सामने फिर से वही जनरल आके खड़ा हो जाता है। वो दोनों उसे अपनी गाड़ी से ठोक देते हैं, लेकिन उस जनरल को एक खरोच तक नहीं आती, बल्कि वो गाड़ी बुरी तरह से तबाह हो जाती है। वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं और रॉबिन कहता है कि
पापा हम इसे मिलके ख़त्म कर सकते हैं, ये अभी अकेला है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जिसके जवाब में रॉबिन के पापा रॉबिन से कहते हैं कि बेटा ये कभी अकेला नहीं होता। और वो जनरल ये बात सुन के हंसने लगता है और कहता है कि बिल्कुल सही कहा बच्चे, तुम काफी बड़े हो गए हो और समझदार भी। ये कहते ही वो अपना एक हाथ ऊपर करता है और ज़मीन में से कई मुर्दा लाशें बाहर निकल आती हैं और वो सारी ज़ॉम्बीज़ थी। वो सारी रॉबिन पे और उसके पापा पे अटैक करने वाली थी, लेकिन रॉबिन और उसके पापा उन ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हैं। को मारने के बाद आता है वो जनरल, जिसे मारना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। रॉबिन बिना सोचे समझे उस जनरल को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और रॉबिन के पापा उसे रोकते हैं, लेकिन वो अपने पापा की आवाज़ को अनसुना कर देता है और उस जनरल को मारने के लिए अकेला ही आगे बढ़ने लगता है। रॉबिन अपनी चेंसो से उसका हाथ काट देता है, लेकिन उस जनरल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कुछ सेकंड्स में ही उसके हाथ वापस से ग्रो हो जाता है। और ये सब देख के रॉबिन और उसके पापा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो जनरल रॉबिन का एक हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब तुम भी हम में से एक हो। इतने में ही रॉबिन के पापा उस जनरल को शूट कर देते हैं और वो जनरल थोड़ी देर के लिए घायल हो जाता है। रॉबिन और उसके पापा पैदल ही भागने लगते हैं और काफ़ी किलोमीटर भागने के बाद वो थक जाते हैं। उन्हें कोई भी मदद नहीं मिल पा रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुके थे। वो दोनों एक जगह गिर के बेहोश हो जाते हैं और जब रॉबिन को होश आता है तो वो देखता है कि उसका हाथ नीला पड़ रहा है। वो अपने पापा को होश में लाता है और उसके पापा रॉबिन का हाथ देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि बेटा उसने वो वायरस तुम्हारे हाथ में भी फैला दिया है, अब धीरे धीरे तुम भी उन्हीं में से एक हो जाओगे। इससे बेहतर है कि तुम अपने हाथ काट दो। और ना चाहते हुए भी रॉबिन को अपना एक हाथ काटना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में ना फैले। लेकिन वो दर्द से काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है और बेहोश हो जाता है। रॉबिन का पापा रॉबिन के पिता उसकी रखवाली करते हैं। रॉबिन जब तक होश में नहीं आ जाता, रॉबिन के पापा गन लेके वहीं पर खड़े रहते हैं ताकि कोई ज़ॉम्बी वहाँ ना आ जाए। लेकिन रॉबिन के पापा देखते हैं कि वो इन्फेक्शन वाला हाथ फिर से अपने आप ही रॉबिन के बाजुओं में फिर से जुड़ जाता है। ये सब देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रॉबिन कुछ देर बाद उठता है और देखता है कि उसका हाथ फिर से पहले की तरह है, बस उसका हाथ अब नीला पड़ चुका है। रॉबिन अपने पापा से पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, जिसके जवाब में रॉबिन के पापा कहते हैं कि मुझे भी कुछ नहीं पता बेटा, शायद ये हाथ तुम्हारे शरीर से अलग नहीं हो सकता। अब रॉबिन ये सारी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में ही एक बड़े से पेड़ पे एक ज़ोरदार सा घूंसा मारता है और जो होता है उसे देख के रॉबिन और उसके पिताजी दोनों घबरा जाते हैं। वो पेड़ एक ही घूंसे में नीचे गिर जाता है, वो भी इतना विशालकाय पेड़। ये सब देख के रॉबिन और उसके पापा हैरान हो गए थे कि आखिर एक ही घूंसे में ये इतना बड़ा विशालकाय पेड़ गिर कैसे सकता है। वो नीला हाथ चमकने लगता है और रॉबिन के पापा रॉबिन से कहते हैं कि रॉबिन, क्या तुम्हें भी वही जनरल वाली शक्तियाँ मिल गई है क्या? तुमने एक पंच में इतने विशालकाय पेड़ को ज़मीन पे गिरा दिया। रॉबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। रॉबिन के पापा उसे एक कब्रिस्तान में लेकर जाते हैं और रॉबिन से कहते हैं कि अपना हाथ ऊपर करो। रॉबिन अपना नीला वाला हाथ ऊपर करता है और उस हाथ में से एक रोशनी निकलती है। तभी अचानक से उस कब्रिस्तान की कब्रों में से मुर्दा लाशें बाहर आने लगती हैं। रॉबिन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने पापा से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये मुर्दा लाशें तो हमें मार देंगी। जिसके जवाब में रॉबिन के पापा कहते हैं कि नहीं, ये सब हमें नहीं मारेंगी क्योंकि इनको तुमने आज़ाद करवाया है, ये सब तुम्हारी बातें मानेंगी। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है पीछे से, सही कहा बेटे। जिसके जवाब में रॉबिन पीछे मुड़ के देखता है कि एक और जनरल उसके पीछे खड़ा था और रॉबिन उस जनरल को देख के काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि वो जनरल और कोई नहीं, उसके ग्रैंडफादर थे। उस हाथ की वजह से रॉबिन में अब ये पावर आ गई थी कि वो किसी भी मुर्दा को ज़िंदा कर सकता है। रॉबिन उस कब्रिस्तान के सारे मुर्दों को ज़िंदा कर देता है क्योंकि वो सारी कब्रें फौजियों की थी जो कि उन्हीं के देश के थे और वो सारे जंग में शहीद हुए थे। और उस जंग में शहीद होने वाले
रॉबिन के ग्रैंडफादर भी थे और उस एनिमी के जनरल को पकड़ने वाले भी रॉबिन के फादर ही थे। रॉबिन अपनी एक आर्मी खड़ी कर देता है और उसी आर्मी से उस दूसरे देश के एनिमी जनरल की आर्मी से लड़ता है और काफ़ी मुश्किलों के बाद रॉबिन और उसकी आर्मी जीत जाती है।